सभी इंतजार कर रहे हैं बड़ी कार्रवाई क्या है। हालांकि कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है, कूटनीतिक अहम फैसले लिए गए हैं और इन फैसलों का इतना असर देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान दिल मिला रहा है। पाकिस्तान परेशान है। एक तरफ सेना में भगदड़ मची हुई है, पाकिस्तानी सेना में कई लोगों ने इस्तीफे दिए, इस बात की खबर आ रही है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है और नवाज शरीफ ने काफ़ी नसीहत दी है। पुराने अनुभवी हैं, पाकिस्तान की सियासत, सेना के समीकरणों को जानते हैं, तो उन्होंने क्या नसीहत दी है, जैसे कई पहलू हैं जिनको हम समझेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि राफेल एम इसके लिए एक बड़ा सौदा हुआ है और भारत के लिए ये एक बड़ी ताकत होगा। हालांकि ये डील बहुत लंबे समय से चल रही थी, इत्तेफाक से इस समय पर जब इसकी खबर आई है तो ये चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसे कई मुद्दे हैं जो आज दिन भर छाए रहे हैं, इसको हम समझेंगे और बातचीत करेंगे इस पर। डॉक्टर निशाकांत ओझा जाने माने एक्सपर्ट हैं काउंटर टेररिज्म के, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल डॉक्टर जे.के. बंसल जुड़ रहे हैं। जनरल बंसल से हम पहले भी बात कर चुके हैं, उनसे एक बार फिर बात करेंगे। डॉक्टर ओझा आपका स्वागत है, जनरल बंसल आपका स्वागत है। डॉक्टर ओझा, सबसे पहले तो अभी ये जो हालात बने हैं इसमें नवाज शरीफ का अनुभव और शहबाज शरीफ को दी गई उनकी नसीहत, पहले तो ये कितने मायने रखती है? क्या वो शहबाज शरीफ को अपनी जान बचाने के लिए हिदायत दे रहे होंगे या सचमुच कुछ समझाने की, बताने की स्थिति में है नवाज शरीफ? नहीं, ये एक तरह से अगर देखा जाए तो ये एक तरह से एडवाइस दी जा रही है और बेस्ट एडवाइस दी जा रही है कि यू शुड बी केयरफुल जब बात आ रही है कि आप इंडिया के सामने इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे मतलब जो इस समय प्रेजेंट सिनेरियो बना हुआ है, अगर आप देखते हो तो इंडिया ने अपनी जो पोजीशनिंग है बहुत ही स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक और मिलिट्री डोमिनेंस को स्टैब्लिश कर दिया वर्ल्ड लेवल पे। तो वो एक तरह से इनको हिदायत दी जा रही है कि आप जितना इसमें घुसोगे यू विल गेट द थिंग्स मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड इट्स नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। जिस तरह से पाकिस्तान इस समय बिहेव कर रहा है और जिस तरह से इसके ब्लंट स्टेटमेंट आ रहे हैं, इस तरह से पाकिस्तान की सिचुएशन जो एक अलग डायरेक्शन में जाएगी और वो एक कंट्री थोड़े दिन में आई थिंक इट विल बी इन अ केओस कंडीशन की, जहाँ पर मतलब फिर हर चीज कंट्रोल के बाहर हो जाएगी। एक सबसे बड़ी मुद्दे की बात ये है कि ये जो हिदायत दी गई वो तो ठीक है, लेकिन जो चाइना का एक पहल किया गया, जो चाइना जिस तरह से चाइना और पाकिस्तान की एक जॉइंट पोजीशनिंग जो आई है अभी यहाँ पर, नई तो नहीं है लेकिन ये बेसिकली क्या है कि इट इज समथिंग विच इज वेरी अलार्मिंग ऑल्सो। तो जहां तक अगर मेरे से अगर पूछते हैं तो ये जो पूरा सिनेरियो बना हुआ है, तो चाइना ने पाकिस्तान को एक फ्रेंड की तरह नहीं चुना हुआ है, ये उसका एक तरह से फ्रंट लाइन एसेट है अगेंस्ट इंडिया। तो वो डायरेक्टली ही इंडिया को तो कुछ नहीं कर सकता, इनडायरेक्टली हमेशा से प्रॉक्सी वॉर और ये सब के थ्रू पहुंचता है। तो पाकिस्तान इज जस्ट अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म वेयर ही कैन ऑपरेट मेनी थिंग्स। और आपको मतलब ये इट्स नोन फैक्ट ऑल्सो कि जहाँ तक चाइना का आया स्टेटस कि चाइना का बहुत बड़ा स्टेक पाकिस्तान पे लगा हुआ है। तो जहाँ तक स्ट्रेटजिक स्टेक है, उसका इकोनॉमिक स्टेक है, उसका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, सीपीसी है, मिलिट्री उसका एक्सपेंशन हो रहा है और सिक्योरिटी एंड मैं इसको मिलिट्री समझूंगा, स्टेक्स ये भी बड़ा लगा हुआ है। दिलचस्पी का विषय भी है। चाइना के रोल को लेकर दो पहलू आते हैं। एक तो वर्तमान जो अमेरिका में चीज़ें चेंज हुई, अमेरिका चाइना के जिस तरह के तनावपूर्ण संबंध हैं, रशिया, भारत और चाइना, तीन के जो समीकरण हैं, ये बड़ा दिलचस्प है, इसको समझना, इसको समझेंगे। अब्दुल सत्तार चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से, संजीव श्रीवास्तव जी जाने माने फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो पैनल पर काफ़ी कुछ है। जनरल बंसल, एक 24 घंटे बड़े क्रूशियल माने जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए। क्या इसको आप थोड़ा समझा सकते हैं, या आप लगातार इसको वॉच कर रहे होंगे, आपकी अपनी एनालिसिस होगी? नेक्स्ट 24 आवर्स क्या ये क्रूशियल हैं पाकिस्तान के लिए? देखिए, क्रूशियल तो उस दिन से शुरू हो गए थे जब वो 22 तारीख को उन्होंने अटैक किया था। जहां तक 24 घंटे क्रूशियल की बात है, इससे इसलिए एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिससे हमारी सीडीएस मिले थे, हमारे रक्षा मंत्री से, और रक्षा मंत्री सीडीएस तीनों चीफ मिले हैं और करीब 40-45 मिनट बात हुई है और उन्होंने ये कह दिया कि हम तैयार हैं, मतलब हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी जो है किसी भी प्रकार के ऑपरेशन के लिए तैयार है और सरकार भी तैयार है। हमारी लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है और हमारी सेनाएं बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए जो कयास लगाए जा रहे हैं केवल 24 घंटे हैं,
हो जाएंगे। लेकिन ये एक तैयारी बताई गई है, अब ये कब कहाँ कैसे होगी एक थोड़ी सीक्रेट है, क्योंकि अभी एकदम कहा है तो मुझे नहीं लगता कि 24 घंटे में कुछ इंडिया की तरफ से कुछ होगा, क्योंकि अभी सब अपना कयास लगाए बैठे हैं कि अभी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर एलिमेंट तो सरप्राइज होगा। ये सरप्राइज देना जो है, सरप्राइज में जो जो वो अच्छी सफलता मिलती है, तो इस प्रकार से जो कहाँ ठिकाने चुनने हैं, कौन सा समय चुनना है और कब और कैसे करना है, तो ये सब बातें डिसाइड होके करना पड़ेगा। तो उसमें क्रिटिकल तो देखिए, जब 24 घंटे तैयार हैं तो उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। और उसकी वजह से अब पाकिस्तान में भी इसकी तो हलचल या हड़बड़ी या घबराहट जो है, वो तो 22 तारीख के बाद से ही शुरू हो गई थी उनके उनके ऊपर में, तो कि भाई ये हम परेशान है। वो उन्होंने अपनी सेनाएं मोबिलाइज कर दी, उधर बलोचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, ग्वादर से, सबसे जाके इधर हमारे बॉर्डर पर उन्होंने कर दिया है, जिससे कि उधर का बॉर्डर उनका खाली हो गया है। वो बहुत खतरा है। वहाँ बलूचिस्तान की जो सेना है, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, वो अटैक करे जा रही है। उनके 10 सैनिक मार दिए। तो इस प्रकार से हमारी तो तैयारियां पूरी हैं। अब की बार तो नेवी भी बहुत अच्छी तरह से तैयार है। हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो इसमें मूव कर गया अरब सागर में। INH सूरत मूव कर गया, मिसाइल टेस्ट कर लिया है सूरत ने, जो एक ब्रह्मोस मिसाइल है। तो इस प्रकार से अभी हमारे पास में जो राफेल M आने वाले हैं, तो इस तरह से तैयारियां पूरी हैं। अभी हमारा जो डिफेंस सिस्टम भी S-400 डिफेंस सिस्टम हमारे पास में वो बहुत अच्छा है। और ये राफेल हैं जो अभी हमारे पास में, जी तो इन सबको देखते हुए जी, बहुत अच्छा ये एक आपने तैयारी है, स्ट्रैटेजिक इसमें कोई हमारी डाउट क्या ताकत है उसको बताया है, आर्म्स के लिहाज से हमारी क्या ताकत है उसको बताया है। इसको थोड़ा और समझेंगे। संजीव जी, एक और है कि हम देख रहे हैं, संजीव श्रीवास्तव जी, क्योंकि आप पूरा जियोपॉलिटिकल विषयों पर बोलते रहे, हमने काफ़ी बात करी है इस पर पहले भी। अभी आज वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यह स्थिति है कि भारत ने एक तरह से पाकिस्तान को घेर दिया, या ये कहना भी ठीक होगा कि पाकिस्तान खुद ही घिर गया, क्योंकि वो इंटरनल अपने बहुत सारे टर्मोइल से जूझ रहा है। बलूचिस्तान का जिक्र अभी जनरल बंसल ने किया, हम सब जानते हैं कि वहाँ की क्या स्थितियाँ हैं, हाल के दिनों में क्या स्थितियाँ रही हैं। और दूसरा, जो वहाँ की राजनीति सेना के भीतर की रही है, सरकार सेना के समीकरण रहे हैं, और दूसरा आंतरिक मोर्चे पर महंगाई आदि इत्यादि के साथ साथ में बलूचिस्तान, सिंध जैसी जगहों की अपनी जो आज़ादी की मांग रही है, वो एक समस्या का विषय रही है। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस ओर इशारा करती हैं कि पाकिस्तान में भारत के हमले से ज़्यादा अंदर की टूट की आशंकाएं ज़्यादा हैं। जी जी प्रवीण जी, आपने बिल्कुल सही एनालाइज किया, बहुत इंसाइटफुली आपने स्वयं एनालाइज किया। और मैं बिल्कुल सहमत हूं कि पाकिस्तान के आंतरिक जो हालात हैं वो बेहद दयनीय है। पाकिस्तान में चाहे वो सामरिक हालात हो, चाहे वो आर्थिक हालात हो, चाहे वो राजनीतिक हालात हो, हर जगह आपको एक वल्नरेबल सिचुएशन दिखाई देती है। सामरिक रूप से अगर बात करें तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान नामक जो आतंकी संगठन है, वो खैबर पख्तूनख्वा में सीधा सीधा पाकिस्तान की आर्मी को और पुलिस फोर्सेस को निशाना बना करके उसने बड़े हमले लगातार किए हैं। और जब से तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता में आया है, उसके बाद से जाहिर है कि TTP की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो पूरे पाकिस्तान पर शासन करने की हो गई थी। और इसी महत्वाकांक्षा को हासिल करने के लिए वो सेना पर और पुलिस फोर्सेस पर सीधा सीधा हमला करता है। TTP की मंशा पूरे पाकिस्तान में तालिबानाइजेशन करने की और वहां पर कट्टर सदिया लागू करने की, और उससे पाकिस्तान की सेना पहले से ही भारी दबाव में थी। दूसरा, बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट जैसे जो संगठन है, वो लगातार जो है पाकिस्तान की सेना को और वहां पर बड़े हमले कर रहे हैं। चाइनीज जो इंजीनियर्स और वर्कर्स को निशाना बनाते रहे हैं। तो बलूचिस्तान के फ्रंट पर अभी आपने देखा कि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को ही उन्होंने अगवा कर लिया, वहां पर एक सेना के बड़े काफिले पर हमला किया। तो ये जो बलूचिस्तान की स्थितियां पहले से खराब थी। बलूचिस्तान में स्थिति यह है कि जब कभी भी पंजाब से कोई लोग बलूचिस्तान में जाते हैं तो बलूच लोग पंजाब के लोगों के ऊपर हमले कर देते हैं, क्योंकि बलूचों में एक बहुत बड़ा गुस्सा है कि ये जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन है पाकिस्तान का, उसने बलूचिस्तान का पूरा शोषण किया है, दोहन किया है, और ऐसे में वो पंजाबी लोगों के ऊपर हमले कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर एक राष्ट्र में, आप प्रवीण जी सोचिए कि एक राष्ट्र में अगर एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत के लोग के ऊपर हमले करना शुरू कर दे, तो वहां पर तो एक गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे। तो पाकिस्तान की जो सेना है
जाहिर है कि आंतरिक हालातों की वजह से भारी दबाव में थी, उसके ऊपर डायरेक्ट हमले हो रहे थे। दूसरा, पाकिस्तान का आर्थिक हालात काफी दयनीय है और पाकिस्तान बैंकरप्सी की स्थिति में है। किसी तरीके से विदेशी कर्ज पे, IMF कर्ज वगैरह के पे वो चल रहा है। पाकिस्तान राजनीतिक रूप से अस्थिर है। वहाँ का जो सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता इमरान खान जेल में बंद है और वो वहाँ पर जो शासन है, जाहिर है कि वो कठपुतली के आधार पर किया जाने वाला शासन है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान के जो आंतरिक हालात लगातार खराब हो रहे थे, विशेष जी। रूप से सामरिक हालात लगातार खराब हो रहे थे, सेना के ऊपर डायरेक्ट हमले हो रहे थे, ऐसे और गृह युद्ध जैसी स्थितियां बनती जा रही थी, तो ऐसे में जनरल मुनीर ने एक साजिश के तहत अपनी कमजोरियों, अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने भारत के ऊपर ये पहलगाम का हमला करा दिया, ताकि जो पूरा जो अटेंशन है वो भारत के फ्रंट पर जी चला हाँ, जाए। ये बहुत और स्पष्ट ये है जी, बहुत बहुत जगहों पर ये बात स्पष्ट हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया का अपना मानना है। अब अब्दुल सत्तार चौधरी जो कि पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो सुन भी रहे थे। मैं जानता हूँ पाकिस्तानी मीडिया की अपनी समझ है, खूब बातें हम करते रहे हैं। आज पाकिस्तानी मीडिया को बैन भी किया गया है भारत में। उसकी वजह है कि जो चीज़ें चलाई जा रही थी वो ठीक नहीं थी और वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि अंधेरे में तीर छोड़ने जैसा था। लेकिन मैं उन मसलों पर ना जाते हुए, अब्दुल भाई आप बैठे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप 2-3 इन्फॉर्मेशन हमें दें अपने जानिब से कि सबसे पहले तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात की वजह क्या थी और क्या बात हुई। बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मौजूदा कशीदा सूरत हाल है वो ऑब्वियसली दोनों मुल्कों के लिए एक कोई खुशगवार सिचुएशन नहीं है। और अभी ये साहब, मैं नाम भूल गया उनका, उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से पाकिस्तान के हालात को नरेट करने की कोशिश की कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या क्या मुश्किलात मौजूद थी, जिनकी मौजूदगी में फिर ये एक मामला हुआ और इनके बकौल के वो आर्मी ने साजिश की और ये पहलगाम वाला वाकया हो गया। देखिए, गुर्बत ले लें, इंसर्जेंसीज ले लें, मुल्क के अंदर अलहदगी पसंदों की तहारीक ले लें, तो पाकिस्तान में तो बलोच लिबरेशन आर्मी या बलोचिस्तान में कुछ लोग हैं जो एक अलहदा बलोचिस्तान के लिए कई बरस से जद्दोजहद कर रहे हैं। तो ऐसी तहरीकें इंडिया में भी बेशुमार चल रही हैं। और जो लोकल पाकिस्तानी मेरा एक रिक्वेस्ट है। देखिए, मैं तो अब्दुल भाई हमेशा कहता हूँ, आप यहाँ पर इंडियन चैनल पर कोई भी बात कहेंगे, आप लोगों का जो भी नैरेटिव चल रहा हो उसका कोई बहुत विशेष फ़ायदा नहीं है, एक सेंटिमेंट होते हैं। मैं तो एक इन्फॉर्मेशन आपसे चाह रहा था, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वहाँ कवर कर रहे होंगे। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात की वजह क्या रही? बात फ़ोन पर भी हो सकती थी और ये साथ में मिलकर क्या बातचीत हुई, कुछ आप लोगों को जानकारी मिली इसकी? देखिए, मैं वही उसी जानकारी की तरफ आ रहा हूं कि 3-4 दिन से एक मीडिया के ऊपर दोनों तरफ, एक सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसमें एक सिचुएशन बनी हुई है कि पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली ख्वाजा आसिफ के अलावा मेरा ख्याल है किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया था। तो इस मौके के ऊपर सबसे पहले जरूरी थी कि पाकिस्तान की तरफ से एक जुम्मेदाराना स्टेटमेंट आना चाहिए था, जो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ की मशावरत के बाद शहबाज शरीफ ने इंडिया को ऑफर की कि जी अगर आप समझते हैं कि पहलगाम में पाकिस्तानी किसी भी लेवल पे मुलव्वस है तो हम उसके लिए पूरा, मैं इससे एक बात तो मान लेता हूं कि शहबाज शरीफ खुद डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है, नवाज शरीफ की उनको जरूरत पड़ती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक। और असीम मुनीर से नवाज शरीफ की बहुत पटरी नहीं बैठती होगी, इसीलिए शायद बाहर बैठे हुए वो। नहीं, अभी वो हाल ही में गए हैं बाहर, पाकिस्तान में ही रहे हैं, लाहौर में ही रहे हैं। आप बल्कि आप देखें वो नहीं, वो ज्यादा सेफ बेस समझते हैं बाहर रहना, ये तो हम जानते हैं। अरे अब्दुल भाई, ये तो हम जानते हैं कि वो बाहर रहना ज्यादा सुरक्षित समझते हैं और हो सकता है कि शहबाज साहब को उन्होंने ये सलाह दी हो, भाई भी हैं उनके। तो में जो सियासी सूरत हाल है ना, वो भी मेरे ख्याल में शायद उनको अभी नहीं सूट करती कि वो मुल्क में रहें, इसीलिए वो बाहर चले गए। नहीं, वो तो किसी को सूट नहीं कर रही है, जो बेचारे हैं वो जेल में ठूस दिए गए, तो वो भी ऐसा। लेकिन ये जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन है ना, ये बुनियादी तौर पे मैं समझता हूं कि अब तो टेंशन की बात नहीं है ना, अब तो बात सीधे ये है कि भारतीय प्रधानमंत्री सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि ऐसी सजा दी जाएगी जो कल्पना से परे हो। रक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया है, क्योंकि ये जनता के सेंटीमेंट है, भारतीय जनता गुस्से में है ना, भारतीय आवाम न्याय चाहती है, भारतीय जनता चाहती है कि जितने टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं पीओके में उनका सफाया किया जाए,
जो आईएसआई के एजेंट्स हैं या आईएसआई के ऐसे बड़े चेहरे हैं, आतंक को बार बार पनाह देते रहे हैं, आतंक को पैदा करते रहे, उनका सफाया हो, ये एक इच्छा है। मुझे नहीं पता कि भारत सरकार और भारतीय आर्मी क्या एक्शन लेने वाली है। एक बार फिर डॉक्टर ओझा, चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया है, वो उसको बैक कर रहा है, इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? और आपने हालांकि पहले ही कहा है कि उनका बहुत कुछ स्टेक पर है, तो वो इस ओर देखेंगे, लेकिन जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था वो ये कि वर्तमान हालात, रेसिप्रोकल टैरिफ की जंग हुई, रशिया, चाइना, भारत के समीकरण अलग हुए, चीन और भारत के व्यावसायिक संबंधों को लेकर नए सिरे से चर्चाएं शुरू हुई, तो ऐसे बदले हुए हालात में क्या आपको लगता है कि एक रास्ता हो सकता है? आपकी एनालिसिस और अनुभव क्या कहता है? मैंने जैसे पहले भी बताया प्रवीण की चाइना पाकिस्तान जो है, चाइना जो है पाकिस्तान को एक फ्रंट लाइन एसेट्स की तरह यूज़ करता है इंडिया में। जहाँ तक उसको मैं आपको एक मतलब मेरे जो कंफर्म्ड रिपोर्ट्स है यूएस इंटेलिजेंस की और इंडिपेंडेंट डिफेंस जो एनालिस्ट्स हैं, कि चाइना ने ऑलरेडी वहाँ पर इज इन द एज ऑफ डेवलपिंग मिलिट्री लॉजिस्टिक, और बेसिकली वो ऑपरेशनल फैसिलिटीज़ भी डेवलप कर रहा है ग्वादर पोर्ट में टू कवर बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान। तो अगर हम ये बात करें तो ये देखिए, ये चाइना ऐसे तो करेगा नहीं, तो उसका कम से कम कुछ नहीं तो उसकी पूरी इकोनॉमिक स्टेक, उसका सिक्योरिटी मिलिट्री स्टेक, उसका पॉलिटिकल स्टेक, उसका एनर्जी स्टेक सब लगा हुआ है वहाँ पर। अब अगर हम बात करें, अगर आप सबसे बड़ी चीज़ तो आप देखते हैं कि मैंने आप लास्ट अगर आप हम लोग रिकॉल करें तो आपने बोला था इकोनॉमिक वॉरफेयर, तो सबसे बड़ी चीज़ तो इकोनॉमिक वॉरफेयर है जो बेसिकली वहाँ पर इस समय पाकिस्तान जिससे जूझ रहा है। चाइना और पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है सीपीसी में, जिससे 60 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट जो बीआरआई के अंदर हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर रोड है, रेलवे है, एसईजेड है, और उसके बाद जो पाकिस्तान जो अपना एक्सटर्नल डेब्ट चाइना से ले रखा है, जो चाइना ने इकोनॉमिक लेवरेज कर रखा है वहाँ पर, मार्केट एक्सपेंशन, सिक्योरिटी, आर्म्स सेल्स एंड डिफेंस, उसके बाद कई चीज़ें अगर आप देखें तो पूरी की पूरी तरीके से जो पाकिस्तान है वो अंडर द यू कैन से ग्रिप ऑफ चाइना है वहाँ पर। और अगर ये, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इनिशियली अगर ये वॉर की सिचुएशन कुछ बनेगी, पाकिस्तान इस लेवल पे नहीं है कि कोई वॉर की चीज़ों को झेल पाएगा। वो बेसिकली प्रोवोक चाइना ही करेगा पाकिस्तान को कि तुम इसको फ्रंट एंड करो। इंडिया का बड़ा क्लियर होता है नो फर्स्ट मूव, वो इंडिया मुझे नहीं लगता कि वो प्रिलिमिनरी करेगा। हाँ, टारगेट को आइडेंटिफाई जरूर करेगा कि जिसने ये बारबरियन एक्ट किया हुआ है पहलगाम में, तो उसको वो आइडेंटिफाई करेगा, वो इंटेलिजेंस नेटवर्क है अपना, वो सारी चीज। बट तो दैट्स माय पॉइंट सर, जी। मुझे लगता है कि चाइना वो तो बनिया बुद्धि है, उसको अपने इकोनॉमिक्स से मतलब है, वो किसी भी तरह से पाकिस्तान को क्यों प्रोवोक करेगा? वो हो सकता है कि पाकिस्तान को समझाए, या हो सकता है ये बताए कि भाई जो चाह रहे हैं समझ लो। एब्सोल्युटली, तो मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये वॉर सिचुएशन हुई भी, ऐसी सिचुएशन वो हमेशा से प्रोवोक करता है, लेकिन ये वॉर वाली स्थिति मुझे अभी ऐसी नहीं लग रही कि पाकिस्तान इस चीजों को झेल पाएगा। और इंडिया भी का एक प्रिंसिपल रहा है हमेशा कि पहले अटैक नहीं करना है कहीं पर भी, लेकिन जिस तरह से हमारी ये एक एक्ट हुआ यहाँ पर विच इज नॉट एटलीस्ट मतलब ह्यूमैनिटेरियन का एकदम जीता जागता है, उसके अगेंस्ट में हुआ, तो ये चीजें हैं। इसके लिए तो मेरे ख्याल से वी आर इन द एज की आइडेंटिफाई करेंगे, और वो चाहे अगर वो कराची के अंदर भी बैठे हैं, इस्लामाबाद में भी बैठे हैं, तो ऑपरेशंस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑपरेशंस नहीं होते। हमें तो बेसिकली ये है कि उनको आइडेंटिफाई करना है। वो बेसिकली एलटी के हो, चाहे वो टीआरएफ के हो, चाहे वो जिसके भी हो, तो वो एक अलग पैरेलल एक्सरसाइज चलती है। वॉर वाली स्थिति मुझे ऐसे नहीं लग रही है कि अभी वॉर इस तरह की होगी, लेकिन जहां तक इंडिया की है, जैसे बताया मेजर जनरल बंसल ने, कि ऑलरेडी तैयारी पूरी है, और वो हमेशा से रही है हमारी वहां पर। एयर, डिफेंस, टेरिटोरियल और नेवी, तीनों चीजों पे वी आर रेडी विद दैट। और जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पॉलिटिकल स्टेक भी इनका बहुत लगा हुआ है, तो पाकिस्तान कंस्टेंटली सपोर्ट चाहता है चाइना का हमेशा, क्योंकि और चाइना भी उसको चाहिए, चाइना को भी पाकिस्तान चाहिए बेसिकली, मैं ताइवान और हांगकांग इंटरडिपेंडेंसी इश्यूज तो इंटरडिपेंडेंसी वाली बात तो हम समझ रहे हैं, संजीव जी भी इस पर गहरा नॉलेज रखते हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन जब चीन, भारत, पाकिस्तान, ये बात तो सामान्य लोगों की बुद्धि में, जनरल बंसल, एक ही बात आती है
कि लड़ाई होगी, ताकत की बात होगी, कौन किसको हथियार देगा, कौन किसके सपोर्ट में आएगा, सामने आप स्ट्रैटेजिकली इसको कैसे देखते हैं कि चीन अगर अपनी चीज़ों को, अपने स्टेक को बचाना भी चाहेगा तो कितना आर्म्ड होके, या कितना, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बने तो, और जैसा अभी चौधरी साहब भी कह रहे थे, मैं भी ऐसा मानता हूं, किसी भी देश के लिए युद्ध अच्छा नहीं होता है, युद्ध के परिणाम सब जगह भुगतने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसी स्थिति बनती है तो चाइना के स्टेक को आप कैसा देखते हैं सामरिक दृष्टिकोण से? देखिए, चाइना जो है वो जैसा कहा कि वो पूरा बनिए की दृष्टि से देखता है और अपने फायदे को देखेगा। अभी जो मांगा है, पाकिस्तान ने 1200 करोड़ रुपए के हथियार मांगे हैं और पॉलिटिकल और जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट ये मांगा है। अभी देखा जाए तो सारे चाइना के हथियार जो हैं वो पाकिस्तान में बेचे जाते हैं और उन चाइना के हथियारों का कोई भी रिलायबिलिटी नहीं है। जो भी एयरक्राफ्ट दिए हैं उसमें आप 17F JC लगा लीजिए या 10C लगा लीजिए, J10C, तो वो सब निकम्मे हैं। और जो उन्होंने डिफेंस सिस्टम दिया हुआ है, डिफेंस सिस्टम वो भी काम नहीं करता है। और टैंक वगैरह सब वो अपना कबाड़ दिया हुआ है, सबमरीन सब कबाड़ है। लेकिन अपना माल बेचना है तो चाइना कभी का वो माल उधर बेचेगा तो चाइना अपना जो है उधर उनको कर्जे की जाल में और फर्दर फंसाएगा। कुछ इक्विपमेंट दे सकता है, कुछ वेपन दे सकता है। जो खबरें तो ये भी आ रही हैं, कुछ जो है तुर्की से भी आ रहे हैं। लेकिन बात देखने की यह है कि इस समय जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर में, जो उनकी फौज का मुराल है वो बहुत खराब है। वहां पर जो है गृह युद्ध की स्थिति है। अभी जो आप देखिएगा सिंध के अंदर में नारे लग रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। सब जो है जनरल मुनीर को इसके लिए जिम्मेवार बता रहे हैं कि उन्होंने जो ये किया है पहलगाम के अंदर में और अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपना एक्सटेंशन लेने के लिए, तो ये सबसे बड़ा जो दुश्मन अगर कोई है पाकिस्तान का वो हिंदुस्तान नहीं है, उनकी फौज है। उनकी फौज जो इस तरह की बातें करती रहती हैं। अब जैसे कहा गया है कि शहबाज शरीफ उनको कोई सलाह देंगे, तो सलाह देने के अगर शहबाज शरीफ को कोई सलाह दी भी जाती है तो उनके हाथ में तो कुछ है नहीं, एक्शन वो कोई ले नहीं सकते। जब कारगिल युद्ध हुआ था तब भी तो वहां पे जो अपने नवाज शरीफ थे तो उनका मुशर्रफ ने कब माना उनका, तो वहां तो सब आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, इससे बात को आगे बढ़ाएंगे। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है करगिल वाला, क्योंकि नवाज शरीफ वो इतिहास दोहराता और शायद वही अनुभव साझा करना चाह रहे हो। संजीव जी भी सुन रहे थे तो वो डेफिनेटली डॉक्टर ओझा की बातों में कुछ जोड़ना चाहेंगे। चौधरी साहब से भी मेरे कुछ सवाल हैं, लेकिन डॉक्टर ओझा मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं आपके पास सीमित समय था, आपका चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत पाकिस्तान के बीच माहौल बहुत तनावपूर्ण हो चुका है। भारतीय सेना किसी भी वक्त पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है, हमला कर सकती है, क्या होगा कहना मुश्किल है। आतंकी मुल्क की धज्जियां उड़ा सकती है। पाकिस्तान की बर्बादी का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। इस बीच चालबाज चीन और तिकड़मी तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया है, सीधे सीधे भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी है, यानी पीएम मोदी का ऑर्डर मिलते ही 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान का वजूद मिट सकता है। चीन और पाकिस्तान का आतंकी गठजोड़ बेनकाब हो गया है। चीन भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इसका एक बार फिर पर्दाफाश हो गया। दरअसल चीन आतंकी मुल्क पाकिस्तान के बचाव में उतर आया है। पाकिस्तान की दुनिया भर में फजीहत होता देख चीन ने उसे पुचकारा है, हमदर्द की भूमिका निभा रहा है। पहलगाम नरसंहार को लेकर पाकिस्तान की हर जगह थू थू हो रही है, तो चीन ने पाकिस्तान की साइड ले ली है। इसको लेकर चीन और पाकिस्तानी विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत भी हुई। China welcomes all measures. तनाव सामान्य करने के लिए प्रयासों का स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष और न्यायपूर्ण जांच हो। भारत पाकिस्तान दोनों पड़ोसी देश हैं। उम्मीद है कि दोनों देश एक दिशा में काम करेंगे, आपसी मतभेदों को बातचीत से सुलझाएंगे ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे। And jointly uphold peace and stability. दावा तो ये भी है कि चीनी फाइटर जेट पाकिस्तान में तैनात कर दिए गए हैं। ग्वादर बेस में 52 F-16 फाइटर जेट्स तैनात किए गए, तो स्वात और स्कार्दू एयरबेस में JF-17 की तैनाती हो चुकी है। एक तरफ चीन आतंकी मुल्क को युद्ध के लिए उकसा रहा है, तो दावा है कि तुर्की ने भी पाकिस्तान को सैन्य मदद भेजी है। तुर्की के 6 सैन्य विमान इस्लामाबाद और 1 सैन्य विमान कराची में उतारा गया है। भारत पाकिस्तान का तनाव अंतर्राष्ट्रीय आकार ले रहा है।
चीन और तुर्की खुलकर पाकिस्तान के साथ हैं, तो कई पश्चिमी देशों ने भारत का साथ देने का भरोसा दिया है। वहीं भारतीय जल, थल और वायु सेना बड़े हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बातचीत करने के लिए मेजर जनरल डॉक्टर जे.के. बंसल, संजीव श्रीवास्तव जी, अब्दुल सत्तार चौधरी जो कि पाकिस्तान से हैं, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ मौजूद हैं। जनरल बंसल और डॉक्टर ओझा ने कुछ बातें रखी थी चीन के संबंध में। संजीव जी, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाएं। देखिए, रिपोर्ट भी उसी संदर्भ में थी कि पाकिस्तान के हालात हम जानते हैं, वो अब्दुल भाई भी जानते हैं, उनको पता है कि किस तरह के हालात वहाँ पर हैं, और ये दोनों के जैसा वो दोनों के लिए बोलते हैं तो उनकी चिंता पाकिस्तान को लेकर जाहिर तौर पर ज़्यादा होती होगी, क्योंकि वहाँ के हालात वो बेहतर जानते हैं। तो ये बताएं मुझे कि क्या चीन, आपको लगता है कि उसका स्टेक जो है वो किसी लड़ाई या युद्ध की स्थिति में भी रहेगा, या उसकी कोशिश, जिस तरह का बयान आया, शांतिपूर्ण रहे, क्योंकि उसका स्टेक बहुत ज़्यादा है, जैसा डॉक्टर ओझा भी बता रहे थे, तो उसे उसकी चिंता ज़्यादा है? देखिए प्रवीण जी, ये स्पष्ट है कि चाइना एक बेहद सेल्फ सेंट्रिक तरीके से सोचता है और व्यवहार करता है। चाइना के जो अपने हित सबसे ऊपर होते हैं, और चाइना का वर्तमान समय में वहाँ पर जो स्थितियां हैं, और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि वहाँ पे इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एक ट्रेड वॉर चल रहा है, और ऐसे में यदि चाइना भारत के विरुद्ध जाकर के कोई स्टैंड लेता है तो फिर बैक टू स्क्वायर वन, जो गलवान के समय वाली जो स्थिति थी वही पैदा हो सकती है, जो कि चाइना वर्तमान समय में अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे में चाइना के द्वारा मेरे असेसमेंट के मुताबिक पाकिस्तान को सपोर्ट दिया जाना और इस तरीके से एक किसी भी ऑपरेशन इत्यादि में उसका पार्टिसिपेट करना, ये फिजिबल दिखाई दे देता। चाइना ऐसा करेगा तो उसको उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी आप देखिए तो कजान में प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग के वार्ता के बाद संबंध सुधरे हैं। डेमचौक में डिसएंगेजमेंट हुआ है, और फिर से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने जा रही है जून में। तो ये जो स्थितियां हैं वो चाइना के फेवर में है और चाइना के लिए बेहतर है, और चाइना भारत के साथ वर्तमान समय में स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सहयोग चाहता है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि चाइना पाकिस्तान को कोई बड़ा सपोर्ट देने जा रहा है। और पाकिस्तान ने ये जो हरकत की है, इस बात को चाइना भी समझता है। चाइना ने शुरुआती दौर में इसकी निंदा भी की थी, जो लोग मारे गए थे उनके प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की थी, लेकिन जैसा कि निशिकांत झा साहब ने भी बताया अपने उसमें अपने वक्तव्य में कि जो वर्तमान में स्थितियां हैं, पाकिस्तान के जो हालात हैं, चाइना के जो हालात हैं, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ये जो चाइना का जो किसी तरीके का जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। पाकिस्तान आंतरिक रूप से स्वयं बेहद कमजोर है, आंतरिक रूप से वो काफी दयनीय स्थिति में दिखाई देता है, और ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि मैं स्पष्ट रूप से प्रवीण जी कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से भी कि ये जो जनरल मुनीर ने कदम उठाया है पहलगाम की घटना को करा करके, एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत ऐसा करके उन्होंने एक बहुत भारी भूल कर दी है। वो प्राइम मिनिस्टर मोदी नेतृत्व वाले इस नए भारत ये थोड़ा सा अब हम चौधरी साहब के नजरिए से इसको समझते हैं। आपने डॉक्टर निशिकांत ओझा की बात को आगे बढ़ाया, वो ठीक है, उन्होंने एक पहलू बताया था, दूसरा पहलू आपने बताया, मुझे लगता है बात मुकम्मल होती है। चौधरी साहब, मुझे ये बताएं कि ये जनरल मुनीर का विरोध हो रहा है, इसको लेकर आप लोग कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं वहां पाकिस्तान में? देखिए, चाइना के हवाले से और पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी के हवाले से ये जो बातें अभी इन्होंने कही हैं 100% दुरुस्त हैं कि चाइना का मुआशी स्टेक पाकिस्तान को लेके बहुत ज्यादा है, और चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में हालात खराब हों, क्योंकि चाइना को तो कॉरिडोर सेफ चाहिए, पुरसकून चाहिए। ये जो बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने जो हमला करवाया है, मैं आपसे अर्ज करूं, मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि आप लोग एक बात जहन में रखिए कि चाइना ने भी यही बात की कि जी उसकी जांच होनी चाहिए, गैर जानबदाराना उसकी तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान भी यही कह रहा है, और मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि कोई एक फुटप्रिंट। ठीक है, चलिए इसको ऐसे करते हैं, एक एक करके स्टेप वाइज चलते हैं। अच्छा, ये बताइए, हिंदू और मुसलमान अलग होते हैं, ये वाली जो स्पीच दी थी असीम मुनीर ने, आप खुद यानी अब्दुल सत्तार चौधरी खुद इसका कितना समर्थन करते हैं?
मैं कहता हूं कि पाकिस्तान अमन की आशा चलाई, पाकिस्तान ने कई मैं ये बरसों नहीं तक कह और रहा, फौजी मैं कह रहा डिक्टेटर हूं था। असीम मुनीर ने जो भाषण दिया उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं ये बताएं। देखिए, जो मैं समझता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो अवाम की सतह पे बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही अवाम पसंद करते हैं। वो हुकूमतों की सतह पे हैं आप और एजेंसियों की सतह पे। मैं दो लिहाज से भाई हैं, इंसानियत के नाते भी और हम दोनों का पेशा भी एक है। मेरे सवाल पे बिल्कुल रहिए, सही। असीम मुनीर के भाषण से, उन्होंने जो कुछ कहा उससे आप निजी तौर पर कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप सही मानते हैं उनकी बातों को? देखिए, आप एग्जैक्टली किस वो कहते हैं बात की तरफ point out कर रहे हैं? हिंदू और मुसलमान कभी एक नहीं हो सकते, दो अलग हैं। टू नेशन थ्योरी को वो रखते हैं। दूसरा, हिंदू मुसलमान बिल्कुल अलग कौमें हैं, ये कभी साथ में नहीं रह सकती, ये कहते हैं। देखिए, ये बड़ी तारीखी हकीकत है, इसमें हम जितना मर्जी एक दूसरे को लिवरेज दे लें, ये क्या culturally इसीलिए पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो गए? ना, बिल्कुल नहीं। और हमारे बड़े उनसे अच्छे मरासिम हैं, हम उनके साथ बहुत 47 अच्छे में तरीके क्या से रहते हैं। परसेंटेज था हिंदुओं का और आज कितना परसेंटेज है? संजीव जी तो इसके बड़े एक्सपर्ट हैं, वो आपको पूरी डिटेल बता देंगे। एग्जैक्टली बता देंगे। मैं if he may help me, I don't know exact चलिए, मैं figures। वो तो आपको बता देंगे। उस परसेंटेज में इतनी जबरदस्त गिरावट हुई कि 30% से 4-6% पर आ गए। और भारत में मुसलमान कितने थे उस समय पर और आज कितने हैं, इससे फर्क समझ में आता है कि हिंदू मुसलमान साथ में रह सकते हैं। बस सियासत भारत जैसी होनी चाहिए, लोकतंत्र भारत जैसा होना चाहिए, और असीम मुनीर जैसा आदमी नहीं होना चाहिए। यही तो बात हो रही थी, घूम के वही बात आ गई। वो आदमी जो कहता है उससे अगर आप इत्तेफाक रखते हैं, आप कहते हैं तारीखी हकीकत है ये, इसका मतलब आप भी कितने इन्फ्लुएंस्ड हैं अब्दुल भाई? नहीं। देखिए, अगर ये बात नवाज शरीफ करता, शहबाज शरीफ करता, तो मैं इस बात पे पॉइंट आउट करता। आर्मी चीफ का कोई काम ही नहीं है कि वो फॉरेन अफेयर्स के ऊपर तो जब बोला तो बोलिए ना कि गलत बोला। असीम मुनीर का विरोध इसीलिए तो हो रहा है, यही तो मेरा सवाल था। नहीं, मैं ये इस बात को नहीं मैं कह रहा कि उन्होंने बहुत जबरदस्त बात की है या बहुत अच्छी बात की है। मैं तो उससे पहले बात कर रहा हूं कि ये जो कशीदगी की वजह इस वक्त जो हम बैठे हुए हैं, मुझे अच्छा लगा आपने एक बात बड़े काम की बोली कि असीम मुनीर का काम सियासी कामों में दखल देना नहीं है। ये तो बात आप भी मानते हैं? बिल्कुल, मैंने तो और अगर वो दे रहे हैं या दिया है तो उनकी नीयत में खोट है? देखिए, बिल्कुल उन्होंने गलत बात कही है। आपको अगर वो ये उलझाना कहते हैं मेरा कि मकसद इंडिया नहीं है और अब्दुल हिंदू और भाई। मैं मुसलमान- आपको उलझाने का कोई मेरा विशेष फायदा नहीं है। मैं आप कितनी चर्चा कर लें, इससे कोई इन परिस्थितियों पर भी असर नहीं पड़ेगा। हम समझें, हमको दर्शक सुनते हैं। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कितने लोगों को आप ये दिखा पाएंगे या देखेंगे, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत लोग आपको सुन रहे हैं। आप एक तरह से नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो भी तब जब पाकिस्तान का चैनल यहाँ पर बैन है। कोई यहां पर पाकिस्तान का नैरेटिव नहीं सुनना चाहेगा। एक बहुत ईमानदारी की बात यह कि आप असीम मुनीर को हमेशा डिफेंड करते हैं। वो व्यक्ति जिसने एक जहरीला भाषण दिया, वो व्यक्ति जो हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग रखकर चलने की बात करता है, वो व्यक्ति जिसके इस बयान के बाद में पहलगाम में आतंकी हमला होता है, वो व्यक्ति जो कभी आईएसआई का चीफ रह चुका है, वो व्यक्ति जिसके बारे में जो सबूत आप कहते हैं वो मुझे नहीं दिए जाएंगे भारत सरकार की तरफ से, आपको नहीं दिए जाएंगे, लेकिन जहां देना है वहां पर रख दिए गए हैं, ये भी विश्वास करिए। नहीं, वो ठीक है, मैं किसी हद तक आपकी इस बात पे मैं एग्री करता हूं कि ना वो मुझे दिखाए जाने हैं ना आपको दिखाए जाने हैं। लेकिन अभी तो मैं 3 दिन से 4 दिन से सुन रहा हूं कि फर्द जुर्म आयद हो चुकी है पाकिस्तान के ऊपर और आसिम मुनीर के ऊपर। जो फर्द जुर्म आयद की जा रही है, इसकी बुनियाद मुझे समझ नहीं आई। हमें तो मिलेंगे तो हम, या किसी लेवल पे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा तो हम कहेंगे हाँ पाकिस्तान इसका जिम्मेदार है, तो मैं भी उसकी मजम्मत करूंगा। लेकिन अभी तो फर्द जुर्म आयद मैं हो चुकी आपकी है। मजबूरी जानता हूं। आप नहीं कर पाएंगे, उसके बाद भी नहीं कर पाएंगे। आप कोई नहीं कर पाएगा। कौन कर पाएगा? अपने सेना के जनरल की, वो भी इमरान खान जैसे आदमी को जो जेल में ठूस दे उसके खिलाफ कौन बोलेगा? बताइए ना। इमरान खान को जेल में रखना ठीक है, गलत है? चलिए ऐसे बताइए। नवाज शरीफ ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा, कारगिल के वाकये के ऊपर नवाज शरीफ रिकॉर्ड पे है कि उसने कहा हम इधर पीठ पे छुरा घोंपा गया, तो ये रिकॉर्ड पे है। वो अपनी फौज को ही कह रहा था नवाज शरीफ, किसी और को तो नहीं कह रहा था वो। तो अब दोबारा वही हो रही है गलती, ये क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? मैं यही तो कह रहा हूं, जब हो जाएगा उसके बाद कहेंगे कि हाँ सेना ने छुरा भोग। अच्छा ये बताइए, यहां पर सेना के अधिकारी इस्तीफा क्यों दे रहे हैं सेना से?
नहीं, कोई नहीं, ये ऐसे मतलब एक रूटीन में आपको अंदाजा होना चाहिए कि पाक फौज में जितने अफसरान हैं उनकी जो रूटीन में रिटायरमेंट होती है, मेरे ख्याल में वो सैकड़ों होते हैं जो हर महीने रिटायर होते हैं। तो ये जो होता है ना, मैंने तो ये सुना है, मैंने तो ये सुना है कि जिसके रिटायरमेंट के 2 महीने रह जाते हैं उसको जनरल बना दिया जाता है। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो जनरल के लिए उसकी कुछ और क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया सिर्फ एक है, सेना और सियासत की साठगांठ। हम सब जानते हैं पाकिस्तान की सियासत कैसे चल रही है। ऐसे में पाकिस्तान है क्या? शहबाज शरीफ पाकिस्तान है, असीम मुनीर पाकिस्तान है, वहां का मीडिया पाकिस्तान है, बलूचिस्तान पाकिस्तान है। क्या पाकिस्तान है यही तय नहीं हो पा रहा है, या चीन पाकिस्तान है असली जो कि उसको गाइड करता है, या उसके हिसाब से पाकिस्तान चलता है? अभी 2 दिन पहले मैं इसी तरह एक इंडियन चैनल पे बैठा था, वहां 2-3 मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे थे, वो बजाय मेरे साथ कुछ उलझने के वो आपस में उलझ पड़े। मैं उसके लिए तो बड़ा दुखी हूं, इसीलिए मैं कभी इन चक्करों में पड़ता नहीं हूं। आप मेरे साथ 2-3 बार बैठे हैं, संजीव जी मेरे साथ बैठते हैं, जनरल बंसल मैं इन चक्करों में पड़ता नहीं। मुझे पता है कि वो छिछालेदारी है और वो इस देश की समस्या है। आप उनकी बात कर रहे हैं, मैं तो पॉलिटिकल पार्टी के उन लोगों की भी बात करता हूं जो वायरल होने के चक्कर में अपने ये करते हैं, बेवकूफियां हैं। लेकिन इस बेवकूफी में बड़े मुद्दे नहीं छुप सकते। हम आप यहां पर उन बेवकूफियों की बात करने के लिए नहीं है कि वो किस तरह की चकल्लस कर रहे हैं। आप एक पत्रकार हैं, मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या पाकिस्तान में सचमुच आर्थिक मंदी, आटे का भाव हम सुनते हैं बहुत ज्यादा है, तेल अभी एग्जैक्ट आज का रेट नहीं पता है मुझे, लेकिन क्या ये हालात बने हुए हैं अभी पाकिस्तान में? देखिए, आटे का जो रेट है ना, वो तो मेरे ख्याल में अभी पिछले साल, चूंकि मेजर जो क्रॉप होती है गंदम की, बम्पर क्रॉप होती है पंजाब में, तो पंजाब गवर्नमेंट ने चूंकि वो गंदम खरीदी नहीं, तो इसलिए किसानों को बहुत सस्ती बेचनी पड़ी। और इस दफा भी यही सिचुएशन है कि गंदम का इशू, आटे का इशू पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि इतनी वाफर मिकदार में गंदम पैदा हुई है और कोई खरीदार, यानी सरकारी सतह पे जैसे वो सरकार अपने जखायर बनाती है, वो नहीं उन्होंने खरीदी। तो मेरा ख्याल है आटे का कोई इतना इशू नहीं है कोई। अभी चूंकि नई फसल भी आ रही है, तो इसलिए ये तो मैं समझ गया। आप कुल मिलाकर कह रहे हैं हालात ये हैं, लेकिन हालात ये हैं स्वीकार करने के पहले आप उसके 4 कारण गिना दे रहे हैं कि ये भैया इस वजह से हालात हैं, मतलब हालात तो खराब हैं। अब जनरल बंसल आप सुन रहे थे, मैंने थोड़ा समय दिया अब्दुल भाई को, इसलिए भी दिया क्योंकि पाकिस्तान के जानिब से क्या चल रहा है वहां मीडिया में वो थोड़ा सा जानकारी मिल पाए। तो मुझे ये बताएं कि अभी उनको सुनने के बाद में आपको पाकिस्तान की क्या इंप्रेशन मिलता है? जितनी बातचीत आपने मेरी उनकी सुनी, आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के हालात सचमुच खराब हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में रिजर्वेशंस, कुछ मजबूरियों के चक्कर में अब्दुल भाई या कोई अन्य पाकिस्तानी पत्रकार या कोई अन्य पाकिस्तानी नेता ये सब बोल नहीं सकता? देखिए, ये तो नॉन फैक्ट है कि कोई भी पाकिस्तानी पत्रकार 1-2 को छोड़ के, जैसे आरजू काजमी हैं, बाकी कोई सच्चाई नहीं कह सकते। उनको उठा लिया जाएगा, उनके अकाउंट बंद हो जाएंगे, तो कैसे कह सकता है? वो तो हो ही नहीं सकता। और जहां तक इन्होंने, आपने कहा कि भाई कौन है पाकिस्तान में, है मुनीर, जनरल मुनीर जो है वो पाकिस्तान है। और उन्होंने सिर्फ जो है यही नहीं कहा कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, जिसका जवाब उनको मिल गया है। जवाब इस तरह मिल गया कि जितने जो वो कश्मीरियों को और पाकिस्तान जो हिंदुओं को भड़काना चाहते थे हिंदुस्तान के अंदर में, वो सब जो हैं एक यूनाइट हो गए हैं। कश्मीरी मुसलमानों ने इसका कंडम किया है, कैंडल मार्च किया है, और हमारे देश के सारे मुसलमानों ने इसकी मजम्मत करके वो भारत सरकार के साथ हैं। असुद्दीन अवासी ने खुला चैलेंज किया है उनको, जो मुनीर को। और जनरल मुनीर ने यही नहीं कहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि कश्मीर हमारी जुगलर मेन है और जो हमारे ब्रदर हैं हम उनका साथ देते रहेंगे। अपने आप जो वहाँ की फौजें उनके ऊपर जो जुर्म कर रही हैं अपने आप को फ्री करने के लिए, इससे ज्यादा और आतंकी हमला कराने का क्या प्रमाण मिल सकता है? तो उन्होंने कह ही दिया था कि भाई हम साथ देंगे, और उन्होंने साथ देने का सोचा था, हम साथ देंगे। उनको मुगालता था कि भाई इतना रिएक्शन नहीं होगा। और दूसरा, वो सोचते थे कि हो सकता है कश्मीर के जो मुस्लिम हैं वो इससे भड़क जाएंगे। दूसरा, उनकी कुर्सी खतरे में थी, उनके अगेंस्ट में जो है आर्मी ने विद्रोह किया हुआ था, चिट्ठी लिखी हुई थी कि आप जो है छोड़ दीजिए, आप जो है सेना को कमजोर कर रहे हैं, सेना को पॉलिटिकल टूल के रूप में यूज कर रहे हैं। और अपनी बेटी का उन्होंने एक पासपोर्ट बनाया डिप्लोमेटिक, जो कि इलीगल था, वो ऑथराइज नहीं थी। तो इस तरह के जो काम किए, तो फौज में सब लोग उनसे काफी नाराज थे, और ये अभी खुला एक नाराजगी जाहिर हो रही है। इसीलिए वहाँ की जो फौज है, जो ये कह रहे हैं कि कैसा, एक खुला लेटर जो उनके एक सीनियर जनरल है
उन्होंने आसिम मुनीर को ही लिखा है कि सब लोग, वो लेटर लीक हो गया है जिसमें हमारे मीडिया भी दिखा रहे हैं कई जगह, जो उन्होंने लिखा है कि भाई यहाँ पे अभी कोई भी तैयार नहीं है, डिजर्शन कर रहे हैं। मतलब एक तो ये होता है जो भाई उन्होंने फौज से रेजिग्नेशन दे दिया, दूसरा डिजर्शन का मतलब वो भागे और आ ही नहीं रहे हैं, उनके घर वालों का भी उनके ऊपर प्रेशर है। और ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ बड़ा खतरा है, इसलिए जो सारे जनरल हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, और मुनीर की जो फैमिली है जनरल मुनीर की, उनको सबको, किसी को लंदन में और किसी को न्यू जर्सी में भेज दिया गया। तो वहाँ हालात बहुत खराब है। उनके पास में यहाँ की आर्मी को लड़ने के लिए उनके पास में पेट्रोल नहीं है। और इस बात को तो जो बाजवा कहते थे, जो पहले फॉर्मर चीफ थे, कि हम 2-3 दिन से ज्यादा नहीं लड़ सकते, और उन्होंने भारत से रिक्वेस्ट की थी कि सीज फायर कर लेते हैं इधर, क्योंकि हमारे पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, तेल नहीं है, हमारे खैबर पखवाना में मोबिलाइज कर, तेल नहीं है हमारे पास में, ये तक उन्होंने कहा था। जनरल बाजवा के तो कई बयान रहे उस समय के। संजीव जी, फाइनली अभी एक बात तो साफ है कि कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है। ये सिलेक्टिव होगी, ये टारगेटेड होगी। पाकिस्तान का, मुझे बेशक कोई बोले ना बोले, अब्दुल भाई बोल पाए ना बोल पाए, एक बात बहुत साफ है कि एक चिंता उनके मन में भी है और हर पाकिस्तानी के मन में होगी। तो ये सिलेक्टिव कार्रवाई या फिर बलूचिस्तान की कोई कार्रवाई या किसी और तरह की कोई कार्रवाई को अभी जो दर्शक सुनते हैं, रोज सुनते हैं कि आज कुछ होगा, आज कुछ होगा। हालांकि ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्रतिदिन कुछ हो रहा है, लेकिन उसका अकाउंट सीधे सामने आना बड़ा जल्दबाजी होती है, थोड़ा समय लगता है। लेकिन वो जो एकदम से सामने आता है, जैसी कोई चीज होगी, निसंदेह होगी। और जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा भी है, चाहे वो मधुबनी का अपना संबोधन रहा हो, चाहे वो रविवार को जो रेडियो से वार्ता करते हैं मन की बात, उसके माध्यम से जो संदेश रहा हो, उससे मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है कि इसका जो जवाब है, और एक कड़ा जवाब पाकिस्तान को और उसकी पाकिस्तान की जो सेना है, जो आतंकी आका है, उनको मिलेगा। उन्होंने एक रेड लाइन क्रॉस की है, भारत के रिजॉल्व को टेस्ट करने की कोशिश की है, अपने इश्यूज को के ऊपर कवर अप करने के लिए भारत को उन्होंने एक टारगेट के तौर पर चुना है और एक सॉफ्ट टारगेट पर हमला किया है। तो ये जो उनकी जो कार्रवाई है पाकिस्तान की सेना की और उनके द्वारा जो रची गई साजिश है, ये माफी योग्य नहीं है। उन्होंने एक रेड लाइन क्रॉस की है, इसकी कॉस्ट उन्हें पता चलनी चाहिए, और वो कॉस्ट भारत इंपोज करेगा। उसकी प्रक्रिया आप जानते हैं पहले से शुरू हो चुकी है। सिंधु जल समझौता स्थगित हो गया है, 4 अन्य कदम भी उठाए गए हैं। आज एक डिजिटल स्ट्राइक भी की गई। यूट्यूब में अनेक फॉल्स प्रोपेगेंडा करने वाले तमाम जो पाकिस्तान के चैनल्स को बैन कर दिया गया है। आने वाले समय में और भी जो बड़ी कार्रवाइयों की तैयारियां चल रही हैं। और क्या कार्रवाई होगी, हम हमेशा कहते हैं शुरुआत से अंत तक कि ये देखिए सेना का कार्य होता है, सेना अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है। आज की बातचीत में हमने कई जानकारियों को हासिल किया, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो खबरें आई उनको डिटेल में समझा, पाकिस्तान के जो हालात हैं उन पर कुछ सवाल अब्दुल सत्तार चौधरी साहब से किए। अब्दुल भाई, आपका विशेष शुक्रिया करता हूं, क्योंकि इंडियन चैनल्स पर बैठकर बात को सुनना, अपने देश के खिलाफ बहुत कुछ सुनना, ये भी बड़े साहस का काम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बैठकर बात करने के लिए। संजीव जी, आपका धन्यवाद। जनरल बंसल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।